हमारे स्रोत बिल्कुल साफ करते हैं कि ये स्वतंत्रता, स्वाभिमान और अनवरत संघर्ष का एक जीता जागता त्रिआयामी यानी 3D दृश्य है। ये सीधे तौर पे वजूद की लड़ाई थी। बिल्कुल। और इस चर्चा का मिशन भी यही है कि हम उस वजूद की लड़ाई को करीब से समझें। और इस पूरे चर्चा की जो सबसे अहम नींव है ना, जिसे समझे बिना हम इस इतिहास के साथ न्याय नहीं कर सकते, वो एक बहुत ही शक्तिशाली विचार में छिपी है। मैं समझ रहा हूं आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। हाँ, जो नोट्स हम देख रहे थे उनमें एक नारा बार बार उभर कर आता है, अबुआ दिशोम अबुआ राज, जिसका सीधा सा अर्थ है अपना देश अपना राज। एकदम सही। अब दिलचस्प बात यह है कि ये किसी साम्राज्य को बढ़ाने की या दूसरे राज्यों पर कब्जा करने की लालसा बिल्कुल नहीं थी। ये लड़ाई मूल रूप से 3 चीजों के इर्द गिर्द बुनी गई थी, जल, जंगल और जमीन। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। क्योंकि आदिवासी समाज के लिए ये जल, जंगल और जमीन कोई प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट नहीं थे जिनका वो सिर्फ दोहन करें। बिल्कुल नहीं, ये उनके पूरे जीवन चक्र का आधार थे। तो जाहिर सी बात है कि जब इस आधार पर प्रहार हुआ, जब उनके वजूद को मिटाने की कोशिश हुई, तब जाकर वो आग भड़की जिसने बाद में महाक्रांति का रूप ले लिया। एकदम सही कह रहे हैं आप। जब हम इन विद्रोहों के पीछे के असली कारणों की गहराई में जाते हैं तो दस्तावेज एक बहुत ही दमघुटू माहौल की तस्वीर पेश करते हैं। वो कैसे? जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। सदियों से जो समाज प्रकृति की गोद में अपनी आजादी और अपने नियमों के साथ रह रहा था, अचानक उस पर बाहर से आए अंग्रेजों ने और उनके बनाए गए नए जमींदारों ने क्रूर कानून थोप दिए। वन अधिकारों को लेकर? हाँ, रातों रात उन्हें बता दिया गया कि जिस जंगल में वो पले बड़े हैं अब वो उनका नहीं रहा, वहां जाने पर पाबंदी लगा दी गई। और बात सिर्फ जंगलों से बेदखल करने तक सीमित नहीं थी ना, आर्थिक तौर पर भी उनकी कमर तोड़ने की पूरी कोशिश की गई थी। बिल्कुल। टैक्स यानी कर का ऐसा भारी बोझ लाद दिया गया कि आम इंसान के लिए उसे चुकाना नामुमकिन था। और जो लोग नकद टैक्स नहीं चुका पाते थे, उनके लिए महाजनों और सूदखोरों का एक ऐसा क्रूर जाल बिछाया गया था जहां से जिंदा बाहर आना लगभग असंभव था। और इसके ऊपर से बेगारी, यानी बिना एक भी पैसा दिए जबरदस्त मजदूरी करवाना तो जैसे एक आम बात हो गई थी। और इन सब आर्थिक और शारीरिक शोषण के साथ साथ जो सबसे बड़ा प्रहार था वो उनके पारंपरिक आस्था और सामाजिक ढांचे पर हो रहा था। सही कहा। इस बात को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि एक आदिवासी होने का असली अर्थ क्या है और उनका दुनिया को देखने का नजरिया क्या है। बिल्कुल। हमारे स्रोत सरना धर्म की बहुत ही सुंदर और गहरी व्याख्या करते हैं। सरना धर्म पूरी तरह से प्रकृति की पूजा पर आधारित है। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, उनके लिए जंगल केवल लकड़ी का गोदाम नहीं है। हाँ, उनके लिए जल, जंगल और जमीन स्वयं ईश्वर है, उनकी आस्था का सबसे पवित्र केंद्र है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई बाहरी व्यक्ति आकर उनके जंगल काटता है या जमीन छीनता है तो वो केवल उनके रोजगार या घर को नुकसान नहीं पहुंचा रहा होता, वो सीधे तौर पर उनके मंदिर को, उनके भगवान को नष्ट कर रहा होता है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव था। बहुत बड़ा। और इसी वैचारिक टकराव में एक और बहुत अहम पहलू है जिसका जिक्र दस्तावेजों में अखरा के रूप में किया गया है। अखरा? हाँ, अखरा कोई साधारण चौपाल या सिर्फ बैठने की जगह नहीं है। ये उनके सामुदायिक जीवन, उनकी संस्कृति और निर्णय लेने का एक पवित्र केंद्र है। यहीं से एक ऐसा वैचारिक अंतर स्पष्ट होता है जो शायद आज की आधुनिक दुनिया को भी गहराई से समझना चाहिए। सामूहिकता वाला विचार? बिल्कुल। आदिवासी दर्शन व्यक्तिवाद यानी इंडिविजुअलिज्म पर नहीं टिका है, वो पूरी तरह से सामूहिकता यानी कम्युनिटी पर आधारित है, जहां मैं से ज्यादा हम मायने रखता है। एकदम सही। उनकी सोच में मेरा मुनाफा कोई मायने नहीं रखता, बल्कि हम और हमारा समाज सबसे ऊपर है। अपनी इसी सामूहिकता, अपनी भाषा और अपनी कला का संरक्षण ही उनके प्रतिरोध का सबसे बड़ा कारण बना। और जब इस सामूहिकता और उनके प्रकृति रूपी ईश्वर पर सीधा हमला हुआ तो जो सबसे पहली चिंगारी भड़की, यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जी बिल्कुल। सच कहूं तो ये हिस्सा पढ़ते हुए एक अलग ही रोमांच का एहसास होता है। ये चिंगारी साल 1784 में भड़की थी। 1784? हाँ, और यहीं हमारे नोट्स में एक बहुत ही अदम्य साहस वाले नायक का नाम उभर कर सामने आता है, जबरा पहाड़िया, जिन्हें आज पूरी दुनिया बाबा तिलका मांझी के नाम से बहुत सम्मान के साथ जानती है। बिल्कुल। जो श्रोता इस इतिहास से पहली बार रूबरू हो रहे हैं, उनके लिए ये जानना बहुत प्रेरणादायक होगा
कि बाबा तिलका मांझी अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाले पहले आदिवासी नेता थे। वो कोई बंद कमरों में बैठकर सिर्फ योजनाएं बनाने वाले नेता नहीं थे, बल्कि उन्होंने सीधा और अचूक वार किया। जी हाँ, 1784 का वो दौर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का खौफ अपने चरम पर था। उस वक्त भागलपुर में एक बहुत ही क्रूर अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था, क्लीवलैंड। तिलका मांझी ने अपने धनुष बाण से सीधा उसी क्लीवलैंड को निशाना बनाया और उसे मार गिराया। कमाल है, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। उस समय के ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था और एक सीधा संदेश था कि अब उनके जंगलों में शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन जाहिर है, इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य ने इस घटना का जवाब बहुत ही क्रूरता से दिया होगा। बिल्कुल दिया। ये घटना जितनी साहसिक थी, इसका परिणाम उतना ही दर्दनाक और ऐतिहासिक रहा। हमारे स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इस घटना के ठीक 1 साल बाद यानी 1785 में अंग्रेजों ने एक बहुत बड़े अभियान के बाद बाबा तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया और बाकी आदिवासी समाज में खौफ पैदा करने के लिए उन्हें भागलपुर में एक बरगद के पेड़ पर सरेआम फांसी दे दी गई। अंग्रेजों को लगा था कि इस खौफनाक सजा के बाद विद्रोह हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। अंग्रेज उनके शरीर को तो खत्म कर पाए, लेकिन उस आजादी के विचार को नहीं मिटा पाए। बिल्कुल, उनकी शहादत ने तो मानो आग में घी का काम किया। हाँ, दस्तावेजों में उस दौर के एक बहुत ही भावुक लेकिन ऊर्जा से भरे लोकगीत का जिक्र है। हंसी हंसी चढ़बो फांसी, यानी हम हंसते हंसते फांसी चढ़ जाएंगे। जरा सोचिए इस अदम्य साहस के बारे में। इस एक गीत ने, तिलका मांझी के इस बलिदान ने आदिवासी समाज में डर पैदा करने के बजाय प्रतिरोध की एक ऐसी लंबी यात्रा की मजबूत नींव रख दी, जिसने आगे चलकर 1831 के कोल विद्रोह जैसे कई और बड़े आंदोलनों को जन्म दिया। तिलका मांझी का वो बलिदान एक ऐसा बीज बन गया जिसमें से महाक्रांति के अनगिनत पेड़ उगने वाले थे। और क्रांति का ऐसा ही एक सबसे विशाल और खौफनाक पेड़ हमें 1855-56 के दौर में देखने को मिलता है। इतिहास के पन्नों में इसे संथाल हूल के नाम से दर्ज किया गया है। हूल का मतलब ही होता है महाविद्रोह या महाक्रांति। जब हम इस संगठन और इस क्रांति के पैमाने को देखते हैं तो वाकई हैरानी होती है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि इस महाविद्रोह में 30,000 से अधिक आदिवासियों का एक विशाल संगठन खड़ा हुआ था। 30,000 लोग, वो भी उस दौर में जब ना तो संचार के कोई आधुनिक साधन थे, ना सड़कें थीं, ना टेलीग्राफ उनके पास था। जंगलों के बीच से 30,000 लोगों को एकजुट करना और एक सुर में विद्रोह के लिए खड़ा करना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। और इस चमत्कार के पीछे जो नेतृत्व था वो भी उतना ही प्रभावशाली था। इस आंदोलन की कमान सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव मुर्मू के हाथों में थी। हाँ। और यहाँ एक बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि ये सिर्फ पुरुषों की लड़ाई नहीं थी। हमारे दस्तावेजों में इनकी बहनों फूलों और झानों के योगदान को भी बहुत ही प्रमुखता से रेखांकित किया गया है। बिल्कुल, इन सभी ने मिलकर अपने लोगों को एकजुट किया और एक ऐसा शक्तिशाली नारा दिया जिसकी गूंज से ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिल गई। करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ये नारा ही अपने आप में उनके संकल्प की पूरी कहानी कह देता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये विद्रोह सिर्फ झारखंड के जंगलों तक सीमित नहीं रहा। इसकी गूंज समंदर पार तक गई थी ना? सही कहा। इस आंदोलन का प्रभाव इतना व्यापक और गहरा था कि दुनिया के सबसे मशहूर दार्शनिकों में से एक कार्ल मार्क्स ने संथाल हूल का संज्ञान लिया। ये बहुत बड़ी बात है। स्रोत बताते हैं कि कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जन क्रांति कहकर संबोधित किया था। जन क्रांति? हाँ, मार्क्स का इसे जन क्रांति कहना ये दर्शाता है कि ये केवल कुछ लोगों का गुस्सा नहीं था, बल्कि ये शोषक और शोषित के बीच की एक बहुत बड़ी और संगठित वैचारिक लड़ाई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लड़ाई खाली नहीं गई। इस अभूतपूर्व और भीषण संघर्ष के कारण ही शक्तिशाली ब्रिटिश हुकूमत को झुकने पर मजबूर होना पड़ा। इसका बहुत ही ठोस परिणाम ये निकला कि एक अलग संथाल परगना का गठन हुआ। अंग्रेजों को ये मानना पड़ा कि इन क्षेत्रों में उनके सामान्य कानून लागू नहीं किए जा सकते। ये साफ तौर पर दिखाता है कि आदिवासियों का ये संगठन और उनका ये संघर्ष कितना सफल रहा था। यह सफलता निश्चित रूप से आगे की लड़ाइयों के लिए एक मिसाल बन गई। और इसी अदम्य संघर्ष की श्रृंखला में जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो 1899 से 1900 के बीच
एक ऐसी महान क्रांति का जिक्र आता है जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। उलगुलान। जी, उलगुलान, जिसका अर्थ ही है महान हलचल या महाक्रांति। और जब भी उलगुलान की बात आती है तो एक ऐसा नाम सामने आता है जिसके बिना झारखंड का इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता। धरती आबा बिरसा मुंडा। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि 1899 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में खूंटी, तमाड़ और डोंबारी बुरू की पहाड़ियां इस भयंकर युद्ध का मैदान बन गईं। और ये कोई आमने सामने की पारंपरिक लड़ाई नहीं थी जहां दोनों सेनाएं मैदान में खड़ी हों। जी नहीं, आदिवासियों ने अपने भौगोलिक ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए गुरिल्ला युद्ध यानी छापामार शैली का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। वो जंगलों से अचानक निकलते, ब्रिटिश सेना पर अचूक वार करते और वापस घने जंगलों में ओझल हो जाते। और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि उलगुलान केवल जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं लड़ा जा रहा था। ये मुख्य रूप से पारंपरिक खूंटकट्टी अधिकारों की रक्षा के लिए था। खूंटकट्टी अधिकार? हाँ, खूंटकट्टी का मतलब है वो जमीन जिसे आदिवासियों के पूर्वजों ने सदियों पहले जंगल साफ करके रहने और खेती करने लायक बनाया था, उस पर उनका पुश्तैनी अधिकार। अंग्रेज इस सामूहिक अधिकार को खत्म करके जमीन को व्यक्तिगत संपत्ति में बदलना चाहते थे ताकि लगान वसूला जा सके। बिल्कुल, ये विरोध बहुत ही व्यापक था। ये केवल ब्रिटिश सेना के खिलाफ नहीं था, बल्कि उन मिशनरी गतिविधियों के भी सख्त खिलाफ था जो उनके सरना धर्म और संस्कृति को नष्ट कर रही थीं। इसी उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में एक नारा पूरे झारखंड में गूंज उठा था, महारानी राज टुंडू जाना, जिसका सीधा सा अर्थ था कि महारानी का राज खत्म होना चाहिए और हमारा अपना राज होना चाहिए। लेकिन इस महाक्रांति का अंतिम परिणाम बहुत ही दुखद रहा। जी हाँ, उलगुलान का परिणाम एक बहुत ही गहरे और अमर बलिदान के रूप में सामने आया। बिल्कुल। स्रोत उस काले दिन की ओर ध्यान खींचते हैं जब 9 जून 1900 को रांची जेल में उलगुलान के इस महान नेता बिरसा मुंडा की मात्र 25 वर्ष की अत्यंत युवा आयु में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। सिर्फ 25 साल की उम्र, इतनी कम उम्र में एक पूरे समाज को जगाना, ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देना और इतिहास में इतना बड़ा प्रभाव छोड़ जाना, ये वाकई में अविश्वसनीय है। बिल्कुल, लेकिन बिरसा मुंडा की शहादत व्यर्थ नहीं गई। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इसका क्या असर हुआ? इस उलगुलान की जो सबसे बड़ी और स्थायी विरासत हमें मिली वो था 1908 में पारित हुआ छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिसे पूरी दुनिया CNT एक्ट के नाम से जानती है। सोचिए, ब्रिटिश साम्राज्य जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था, उसे आदिवासियों के संघर्ष के आगे डरकर जमीन के कानून बदलने पड़े। यह CNT एक्ट आज भी 1 सदी से ज्यादा बीत जाने के बाद भी आदिवासी भूमि के लिए एक मजबूत रक्षा कवच की तरह काम कर रहा है। ये कानून बाहरी लोगों को आदिवासियों की जमीन हड़पने से रोकता है। और उसी महान विरासत और बिरसा मुंडा के उस सर्वोच्च बलिदान को सम्मान देने के लिए ही अब देश भर में 15 नवंबर को, जो कि उनका जन्म दिवस है, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में बहुत ही गर्व और उत्साह के साथ मनाया जाता है। अगर हम इन सब घटनाओं को एक व्यापक संदर्भ में जोड़कर देखें तो एक बहुत ही कड़वा सच सामने आता है। ये लड़ाई केवल अंग्रेजों या गोरे लोगों के खिलाफ नहीं थी। सही बात है। ये लड़ाई अपने अधिकारों, अपने जल, जंगल, जमीन और अपने अस्तित्व की थी। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि ये संघर्ष देश के आजाद होने के साथ ही खत्म नहीं हो गया। एकदम सही कह रहे हैं आप। और यही चर्चा हमें हमारे दस्तावेजों के उस पन्ने पर ले जाती है जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और दिल दहला देने वाला है, खरसावां गोलीकांड। हाँ, अक्सर आजाद भारत का इतिहास पढ़ते हुए लोगों का ध्यान इस घटना पर नहीं जाता, या शायद इसकी उतनी चर्चा ही नहीं होती। बात है 1 जनवरी 1948 की। भारत को आजाद हुए अभी चंद महीने ही हुए थे। नया साल था। खरसावां हाट, जो कि एक स्थानीय बाजार था, वहां एक ऐसी भयानक और रक्तरंजित घटना घटी जिसे इतिहासकार आजाद भारत का जलियांवाला बाग कहते हैं। इस भयानक घटना के पीछे के जो कारण स्रोत स्पष्ट करते हैं वो ये थे कि आजादी के बाद आदिवासी समाज एक अलग आदिवासी राज्य की मांग कर रहा था। उनकी एक और बहुत बड़ी चिंता ये थी कि वे उस क्षेत्र का ओडिशा राज्य में विलय किए जाने का कड़ा विरोध कर रहे थे। वो अपनी एक अलग पहचान, अपनी संस्कृति और अपनी स्वायत्ता बचाए रखना चाहते थे। 1 जनवरी के दिन खरसावां हाट में हजारों की संख्या में आदिवासी शांतिपूर्ण तरीके से जमा हुए थे। लेकिन इस शांतिपूर्ण और बिल्कुल लोकतांत्रिक मांग का जवाब गोलियों से दिया गया। पुलिस फायरिंग शुरू हो गई और दस्तावेज बताते हैं कि उस फायरिंग में हजारों आदिवासियों की जान चली गई।
आजाद भारत में अपने ही लोगों पर गोलियां चलाई गईं। और इस पूरी त्रासदी का सबसे खौफनाक पहलू ये है कि आज तक इतने दशकों बाद भी उस गोलीकांड में मारे गए लोगों की सटीक संख्या किसी को नहीं पता। ये खरसावां गोलीकांड हमें बहुत ही कड़े और स्पष्ट शब्दों में ये याद दिलाता है कि जल, जंगल और जमीन का ये जो संघर्ष था और आदिवासियों का जो बलिदान था, वो 1947 के बाद भी रुका नहीं। उनकी लड़ाई हर उस व्यवस्था से थी जो उनके अधिकारों को कुचलना चाहती थी, फिर चाहे वो व्यवस्था विदेशी हो या देशी। बिल्कुल। और आज जब हम पीछे मुड़कर इतिहास के इस पूरे सफर को देखते हैं तो ये महसूस होता है कि उन अनगिनत बलिदानों की विरासत का सम्मान करना कितना जरूरी है। आज का झारखंड अपने इन महानायकों को कई तरह से याद रखता है और उन्हें सम्मान देता है। अगर हम आज के परिदृश्य पर नजर डालें तो रांची के एयरपोर्ट का नाम बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रखा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में जहां से नए विचार जन्म लेते हैं, वहां सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय जैसे बड़े संस्थान इन नायकों के नाम पर खड़े हैं। और सिर्फ शिक्षा ही नहीं, खेलों के क्षेत्र में भी राउरकेला में बना भव्य बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम उनकी याद को ताज़ा करता है। लेकिन स्रोतों में एक और बहुत ही शक्तिशाली बात का जिक्र है जो सीधे रोंगटे खड़े कर देती है। भारतीय सेना की बिहार रेजिमेंट का युद्ध घोष। जी हाँ, उनका वॉर क्राई आज भी बिरसा मुंडा की जय है। जब युद्ध के मैदान में सेना के जवान बिरसा मुंडा की जय का उद्घोष करते हैं तो ये सुनकर ही एक अलग ऊर्जा का एहसास होता है। ये दिखाता है कि कैसे एक युवा आदिवासी नायक की आवाज और उसका अदम्य साहस आज भी हमारे जवानों में जोश भर रहा है। ये सभी स्मारक, ये संस्थाएं और ये युद्ध घोष इस बात का प्रतीक हैं कि वो नायक आज भी हमारे बीच जीवित हैं। बिल्कुल। अगर हम आज चर्चा में शामिल किए गए इन सभी दस्तावेजों और नोट्स का एक निष्कर्ष निकालें तो एक बात बहुत ही स्पष्ट होकर सामने आती है कि उलगुलान यानी क्रांति आज भी जारी है। इन वीरों का बलिदान केवल इतिहास की किताबों में दफन होने वाली कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये हमारे वर्तमान और भविष्य की सबसे बड़ी प्रेरणा है। आज जब आदिवासी समाज या कोई भी समाज अपने हकों की बात करता है तो वो उन्हीं नायकों से ऊर्जा लेता है। इन महान नायकों को सच्ची श्रद्धांजलि केवल पत्थर की मूर्तियां बनाने या बड़ी इमारतों का नाम रखने से नहीं मिलेगी। सच्ची श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब जल, जंगल और जमीन की रक्षा का जो उनका संकल्प था उसे हम अपने जीवन में उतारेंगे। वाकई क्या अद्भुत सफर रहा है ये। दस्तावेजों में एक रूपक है जो इसे समय की शिला पर प्रतिरोध का सफर कहता है, और ये सफर कितना लंबा और निरंतर रहा है। 1784 में बाबा तिलका मांझी के उस एक तीर से जो सफर शुरू हुआ वो रुका नहीं। वो 1831 के कोल विद्रोह से होते हुए 1855 के संथाल हूल में 30,000 लोगों की आवाज बना। 1857 के सिपाही विद्रोह में आदिवासियों के योगदान के रूप में दिखा। फिर 1899 में बिरसा मुंडा के उलगुलान में एक महाक्रांति बना। 1914 के टाना भगत आंदोलन से होते हुए 1948 के खरसावां के उस सर्वोच्च बलिदान तक पहुंचता है। सुनने वालों के लिए ये महसूस करना बहुत जरूरी है कि आज हम जिस आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं उसमें झारखंड के इन घने जंगलों से उठी स्वाभिमान की महक भी शामिल है। ये सारी जानकारी महज कुछ ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, ये एक पूरी सभ्यता की जीवटता और उसके कभी ना हार मानने वाले जज्बे का प्रमाण है।